होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज़ में इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूडेड इन स्टॉक, यानी स्टॉक में सम्मिलित न वसूल हुए लाभ के लिए लाभ के साथ हम कैसे व्यवहार करेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सूत्रधारी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के मध्य माल के क्रय विक्रय संबंधी लेन देन चलते रहते हैं। प्राय ऐसे लेन देन माल की लागत में लाभ का एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर किए जाते हैं। वार्षिक खाते बनाने की तिथि को ऐसे माल में से यदि कोई माल शेष बचा रह जाता है तो वह क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लागत मूल्य पर दिखाया हुआ होता है, जिसे विक्रेता कंपनी द्वारा दिया गया लाभ शामिल होता है। अतः एकीकृत चिट्ठा बनाते समय विक्रेता कंपनी के द्वारा वसूल किए गए लाभों के लिए समायोजन करना आवश्यक होता है। यानी जब भी होल्डिंग ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी को कोई माल बेचा है तो सामान्यतः माल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर बेचा जाता है। यदि वो पूरा ही माल कंज्यूम हो गया है, आगे बिक गया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। पर यदि उस बेचे गए माल में से कोई स्टॉक बचा हुआ रह गया तो हमारे अकाउंटिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्टॉक की लागत में कोई भी लाभ की राशि शामिल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्रेता कंपनी की पुस्तकों में तो वो लागत मूल्य पर है, लेकिन वही चीज़ विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में लागत प्लस प्रॉफिट पर ट्रांसफ़र की गई थी। जब क्रेता और विक्रेता दोनों के खातों को मिलाकर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो उस स्थिति में दोनों स्टॉक वापस ऐड हो जाएंगे। तो उस स्टॉक में वो स्टॉक जो एक कंपनी ने यानी सूत्रधारी कंपनी ने सहायक को या सहायक ने सूत्रधारी कंपनी को बेचा था तो उसमें लाभ शामिल है, उस लाभ का हमको समायोजन करना होता है, यानी उसको उसमें से हटाना होता है। तो ऐसे लाभ को हम बोलते हैं न वसूल हुआ लाभ, अनरियलाइज प्रॉफिट। यदि विक्रेता कंपनी द्वारा क्रेता कंपनी को बेचे गए माल पर उस पर वसूल किए गए कुल लाभ तथा क्रेता कंपनी के पास माल में से शेष स्टॉक की सूचना उपलब्ध हो, यानी कितना लाभ उन्होंने कमाया था वो दे रखा हो, कितना माल बेचा था उसकी सूचना हो और कितना स्टॉक बचा हुआ है उसकी सूचना यदि है, तो ऐसे लाभ का वह अनुपात जो शेष रहे स्टॉक में क्रय किए गए माल के साथ है न वसूल हुआ लाभ होगा। यानी जैसे हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर कह रखा है कि यदि सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी को 50,000 रुपये का माल बेचा था जिसमें 10,000 रुपये लाभ के शामिल हैं तथा एकीकृत चिट्ठा बनाने की तिथि को सहायक कंपनी के स्टॉक में 20,000 रुपये का ऐसा माल सम्मिलित है, तो इसमें हम प्रॉफिट निकालेंगे कि हमने 10,000 का लाभ कमाया था 50,000 की वैल्यू पर, जिसमें से 20,000 का माल बचा हुआ है। तो 20,000 के माल में हमारा जो लाभ शामिल होगा वो होगा 4,000 रुपये का। ये लाभ कहलाएगा हमारा न वसूल हुआ लाभ या अनरियलाइज प्रॉफिट। यदि विक्रेता कंपनी द्वारा वसूल किए गए लाभों का प्रतिशत दे रखा हो तो वो प्रतिशत हमारा ऑन सेल्स हो सकता है या फिर ऑन कॉस्ट हो सकता है। यदि वो ऑन सेल्स है तब तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अनरियलाइज प्रॉफिट यानी न वसूल हुआ लाभ याद कर लेंगे। लेकिन यदि प्रॉफिट हमारा ऑन कॉस्ट दिया हुआ है यानी लाभ का प्रतिशत हमारा लागत पर निर्धारित है तो पहले हम उसको इस वाले फॉर्मूले से यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इनटू वैल्यू ऑफ स्टॉक, पहले हम इसको इस वाले फॉर्मूले से ऑन सेल्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम अनरियलाइज प्रॉफिट याद करेंगे। यानी सपोज करो कि यहाँ पर ये 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स है, तब तो हम डायरेक्ट निकालेंगे 10,000 इंटू 25%, लेकिन चूंकि यहाँ पर 25% ऑन कॉस्ट है तो हम निकालेंगे 10,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 25। तो ये ध्यान रखते हुए हमको निकालना है न वसूल हुआ लाभ। अब न वसूल हुए लाभ का जो व्यवहार हम करेंगे, ट्रीटमेंट जो करेंगे, उसमें हमें ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अकॉर्डिंग यदि सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी को माल बेचा है यानी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को माल बेचा है और सब्सिडरी कंपनी के माल में कुछ स्टॉक शामिल है जिसमें न वसूल हुआ लाभ है, तो ऐसे न वसूल हुए लाभ की समस्त राशि को यानी होल अमाउंट को, जितना भी अनरियलाइज प्रॉफिट है वो हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और स्टॉक दोनों में से लेस करके दिखाया जाएगा, घटाकर दिखाया जाएगा। लेकिन यदि इसका विपरीत है यानी यदि सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को यानी सहायक कंपनी ने सूत्रधारी कंपनी को माल बेचा है तो उस समय हम न वसूल लाभ की समस्त राशि स्टॉक में से तो घटा के दिखाएंगे, लेकिन इस स्थिति में इस लाभ का जो हिस्सा होल्डिंग कंपनी का है वो लेस होगा हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से और जो हिस्सा माइनॉरिटीज़ का है वो लेस होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से। मैं फिर क्लियर कर रही हूँ वापस से, यहाँ पे दो अलग स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति, यदि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को माल बेचा है, यानी
हम सब्सिडियरी कंपनी के स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो न वसूल हुआ लाभ हमारा लेस होगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से और स्टॉक की अमाउंट में से। लेकिन यदि सब्सिडियरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को माल बेचा है, यानी हम स्टॉक जो है वो होल्डिंग कंपनी का है, जो न वसूल हुआ लाभ है वो होल्डिंग कंपनी के स्टॉक का है, तो स्टॉक में से तो लेस होगा ही होगा प्रॉफिट आपका न वसूल हुआ, लेकिन इसमें होल्डिंग कंपनी का हिस्सा जो होगा वो तो लेस होगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से, और जो सब्सिडियरी कंपनी का सब्सिडियरी यानी जो माइनॉरिटीज़ है उनका जो हिस्सा है वो लेस हो जाएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट में से। ये ध्यान रखते हुए हमको सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगी दोनों स्थितियों का, यानी पहली स्थिति जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी को बेचा हो और दूसरी स्थिति जब सब्सिडियरी ने होल्डिंग कंपनी को बेचा हो। ऐसे 2 एग्जाम्पल लेके मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझाऊंगी कि अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक का एडजस्टमेंट कैसे करना है। बाकी सब जो राशियाँ नेटवर्थ, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, बाकी सब जो है वो आपको खुद को सॉल्व करना है, जो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी। ये दोनों एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी असाइनमेंट में, बाकी पूरा क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे बताना है उसको, उसमें कोई दिक्कत यदि है तो। सिर्फ इसमें जो टॉपिक मैंने यहाँ समझाया है आपको स्टॉक का, वो मैं आपको इस एग्जाम्पल में समझा रही हूँ कैसे एडजस्ट करना है। तो पहला यहाँ पे दे रखा है, पहला एग्जाम्पल, इसमें एम लिमिटेड हमारी होल्डिंग कंपनी है और डी लिमिटेड यहाँ पर हमारी सब्सिडियरी कंपनी है। यहाँ पे एम लिमिटेड ने डी लिमिटेड की शेयर्स खरीद रखे हैं और यहाँ पर नीचे सूचना दे रखी है, एम लिमिटेड के देनदारों और प्राप्य बिलों में क्रमशः 50,000 16,000 की रकमें डी लिमिटेड द्वारा दे है। यानी ये हमारा म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है, तो ये हमारा डेटर्स क्रेडिटर्स में से लेस हो जाएगा और BRBP में से भी लेस हो जाएगा। इसके अलावा एक सूचना और दे रखी है, डी लिमिटेड के स्टॉक में एम लिमिटेड से ख़रीदा हुआ 20,000 रुपये का माल शामिल है, जिसमें बाद वाली कंपनी द्वारा लागत पर 25% की दर से प्रॉफिट चार्ज किया गया था। पहली चीज़ तो यहाँ पर डी लिमिटेड के स्टॉक में एम लिमिटेड से ख़रीदा हुआ, यानी यहाँ पर विक्रेता कंपनी है सूत्रधारी और क्रेता कंपनी है यहाँ पर सब्सिडियरी कंपनी, यानी यहाँ पे होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी को भेजा है। ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन जिसमें जितना भी न वसूल हुआ होगा लाभ वो स्टॉक में से और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से घटा के दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। यहाँ पे हम वर्किंग नोट में, ये पॉइंट हमारा सॉल्व होगा वर्किंग नोट में। इसमें हमारा पहला पॉइंट हम निकालेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। यहाँ पे जो स्टॉक बचा हुआ है, जो शामिल हमारा स्टॉक है वो है 20,000 का। जो प्रॉफिट चार्ज है हमारा वो है 25% ऑन कॉस्ट, क्योंकि ऑन कॉस्ट है तो हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हम निकाल देंगे 20,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125। तो यहाँ पर हमारा ना वसूल हुआ लाभ आ जाएगा 4,000 रुपये। ये जो 4,000 रुपये है इसको हम will be deducted from consolidated profit। जो भी आप सॉल्व करेंगे वर्किंग नोट सॉल्व करते समय, एंड टोटल ऑफ स्टॉक, स्टॉक के टोटल में से जो होल्डिंग सब्सिडियरी का जो स्टॉक होगा हमारा उसको जोड़ के उसमें से लेस करके दिखाएंगे, और जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो आप सॉल्व करेंगे वर्किंग नोट्स में उसमें से भी इस 4,000 के अमाउंट को हम लेस करके दिखाएंगे। इस सिचुएशन में जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी को माल बेचा हो और सब्सिडियरी कंपनी का उसमें से कुछ माल बच गया हो स्टॉक के रूप में जिसमें लाभ शामिल है, उसमें इस तरीके से हम लाभ निकालेंगे। यदि ऑन सेल्स है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। यहाँ पे चूँकि 25% हमारा ऑन कॉस्ट दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 20,000। तो ये निकल जाएगा हमारा। इस तरह से सॉल्व करेंगे फर्स्ट सिचुएशन में। बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं आपके, यानी जो भी आप निकालेंगे इसमें, यानी नेटवर्थ कैसे निकालना है, गुडविल कैपिटल कैसे निकालनी है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, वो चारों पॉइंट्स आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में एग्जाम्पल सॉल्व करके बताए थे। वो आपको खुद को करके सॉल्व करना है, और कोई दिक्कत यदि आती है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछनी है। अब मैं एक एग्जाम्पल और ले रही हूँ यहाँ पर सेकंड सिचुएशन का। जैसे इस एग्जाम्पल में अन्य सूचनाओं के अलावा यहाँ पर
एच लिमिटेड कंपनी द्वारा एस लिमिटेड के चिट्ठे निम्न प्रकार हैं, यानी यहाँ पर एच हमारी होल्डिंग कंपनी है और एस हमारी सब्सिडरी कंपनी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एच लिमिटेड के लेनदारों में 30,000 रुपये एस लिमिटेड के उधार माल खरीदने की राशि सम्मिलित है। तो ये हमारे क्रेडिटर्स और डेटर्स दोनों में से लेस हो जाएगी, क्योंकि ये म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है। एच लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 रुपये का बिना बिका हुआ माल शामिल है, जो एस लिमिटेड द्वारा लागत पे 25% लाभ लेकर बेचा गया था। यहाँ पर इसमें आपको निकालना है न वसूल हुआ लाभ। एस लिमिटेड के देय बिलों में यानी बिल्स पेबल में 15,000 रुपये के ऐसे बिल हैं जो एच लिमिटेड के पक्ष में स्वीकार किए गए थे। तो ये हमारा म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है। एच लिमिटेड के प्राप्य बिलों में 8,000 रुपये के बिल हैं जो एस लिमिटेड से प्राप्त हुए थे, यानी 15,000 वो शो कर रहा है 15,000 और ये शो कर रहा है 8,000। इसका मतलब 7,000 रुपये के बिल ऐसे हैं जो बैंक से भुना लिए गए हैं। ये हमारे म्यूचुअल ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, इसको हमको एडजस्ट नहीं करना है। यहाँ पर 15,000 उस बिल्स पेबल शो कर रखा है, जबकि एच लिमिटेड सिर्फ 8,000 की BR दिखा रही है, यानी 7,000 हमने बैंक से भुना लिए हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट जो करना होगा वो सिर्फ 8,000 रुपये का ही हमको करना है। मतलब जब हम लेस करेंगे BR और BP, तो इसमें आपको ये एडजस्ट करते हुए यानी BR और BP जब हम एडजस्ट करेंगे, यानी टोटल BR हम जोड़ देंगे होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी का, और उसमें से हम लेस करेंगे एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे लेस होगा सिर्फ 8,000 लेस होगा BR में से और 8,000 लेस होगा BP में से। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ इसमें कि यहाँ पर जो एच लिमिटेड के BP हैं, बिल्स पेबल हैं, जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है 15,000 रुपये इन फेवर ऑफ एस लिमिटेड, जबकि एस लिमिटेड इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड जो BR शो कर रहा है वो सिर्फ 8,000 शो कर रहा है। इसका मतलब 7,000 रुपये के BR ऐसे हैं जो आपने डिस्काउंटेड करवा लिए हैं फ्रॉम बैंक, चूँकि आपने बैंक से भुना लिया है। तो ये थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गया, फिर ये म्यूचुअल ट्रांजेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे इन 7,000 का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे 7,000 का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो आपका म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है, या फिर इसको हम बोलेंगे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, इसको हम बोलेंगे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, वो यहाँ पर होगा सिर्फ 8,000 रुपये का। यानी जब हम सॉल्व करेंगे BR BP, तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, तो जैसे यहाँ पे अपन BR देखें तो यहाँ पे BR हैं हमारे 70,000 एंड उसमें है 50,000। तो यहाँ पे जब दिखाएंगे BR कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, ये मैं बात कर रही हूँ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की, जब बनाओगे आप तो उसमें BR आ जाएंगे। होल्डिंग कंपनी के हैं यहाँ पे BR 70,000, सब्सिडरी कंपनी के 50,000, इसमें से सिर्फ 8,000 ही लेस किए जाएंगे। तो राशि जो बैलेंस शीट में आएगी वो हमारी आएगी 1,12,000। सेम ऐसे जब हम बिल्स पेबल शो करेंगे, तो यहाँ पर बिल्स पेबल दिखा रखे हैं हमारे होल्डिंग में 50,000, सब्सिडरी में 40,000। तो यहाँ पे आ जाएंगे 50,000 होल्डिंग के प्लस 40,000 सब्सिडरी के। एडजस्ट होगा सिर्फ 8,000 जो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है अभी तक, ये आएगा हमारा 82,000। तो फर्स्ट चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो यहाँ पे BR BP का ध्यान रखना है हमें कि जो हमने बैंक से भुना लिए हैं उनका एडजस्टमेंट नहीं करना है। सेकंड थिंग, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। यहाँ पर जो बेचने वाली है वो सब्सिडरी कंपनी है, खरीदने वाली है आपकी होल्डिंग कंपनी। तो ये हमारी सेकंड सिचुएशन है। इस सिचुएशन सबसे पहले हम निकालेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, जो हमारा निकल जाएगा। जो स्टॉक हमारा बचा हुआ है वो बचा हुआ है इसमें 10,000, जिससे प्रॉफिट चार्ज किया गया था 25% ऑन कॉस्ट। यानी जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है वो दे रखा है यहाँ पे हमको 10,000, और जिस पे रेट ऑफ प्रॉफिट जो है, जो हमने चार्ज की थी रेट ऑफ प्रॉफिट, वो यहाँ पे दे रखी है 25% ऑन कॉस्ट। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक हम निकालेंगे, वो हमारा निकल जाएगा यहाँ पर 10,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125। ये निकालेंगे हम 10,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125। तो ये आ जाएगा हमारा 2,000 रुपये। ये 2,000 रुपये विल बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल ऑफ स्टॉक। जो स्टॉक का टोटल होगा उसमें से लेस करके दिखाएंगे। पहला एडजस्टमेंट, सेकंड
शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन 2000 will be deducted from consolidated profit, consolidated profit. एंड थर्ड थिंग जो ध्यान रखनी है हम उसको, शेयर ऑफ माइनॉरिटी डिडक्टेड फ्रॉम, जो हम सॉल्व करते हैं वर्किंग नोट्स के अंदर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। जो हमने माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट जो हम सॉल्व करते हैं वर्किंग नोट्स में, उसमें से लेस करके दिखाएंगे माइनॉरिटी का हिस्सा। यानी इस 2000 रुपये में जो होल्डिंग कंपनी का हिस्सा होगा, ये 2000 रुपये है, इस 2000 रुपये में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा होगा शेयर ऑफ माइनॉरिटी इन 2000, ये लेस होगा अपना माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट में से, और होल्डिंग का हिस्सा लेस हो जाएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से। तो ये डिफरेंस है जब होल्डिंग ने सब्सिडियरी को बेचा हो और जब सब्सिडियरी ने होल्डिंग को बेचा हो। तो ये ध्यान रखते हुए आपको ये दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, और कोई भी दिक्कत आएगी वो मेरे को पूछनी है। आज के लिए इतना ही।